नमस्कार। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन का राजकीय शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत आसियान मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग में अहम। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में रार, एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं हार का ठीकरा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हार पर किया मंथन। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की भूख हड़ताल छठे दिन भी जारी। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का आरोप, प्रशासन ने दिया केवल आश्वासन। और दक्षिण कोरिया की लेखिका हैन कॉन्ग को प्रदान किया जाएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार। हैन कॉन्ग को गहन काव्यात्मक गद्य के लिए मिला ये सम्मान। तो ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खबर रतन टाटा के अंतिम संस्कार की। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के वर्ली में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुकेश अंबानी समेत राजनीति, खेल और बिजनेस से जुड़ी कई हस्तियों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा ने बुधवार को देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। और अपने किरदार में ईमानदारी और सादगी का लिबास रखता है। यूं ही नहीं वो शख्स करोड़ों दिलों पर राज करता है। सफलता और सादगी के पर्याय, सहजता और प्रतिबद्धता के उदाहरण, व्यवसाय में मानवीय वेदना, संवेदना और भावना के आजीवन पोषक। एक अरबपति व्यवसायी या उद्योगपति ही नहीं, एक अनुकरणीय शख्सियत, रतन नवल टाटा। बुधवार रात काल ने एक और भारत के लाल को हम सभी से छीन लिया, लेकिन ये केवल उनका शरीरांत है, एक व्यक्ति का शरीरांत है। लेकिन एक व्यक्तित्व के रूप में भारत हमेशा अपने इस लाल को याद रखेगा। युवा उनसे सीख लेते रहेंगे और पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी। देश के दिग्गज उद्योगपति और टाटा समूह के चेयरमैन रतन नवल टाटा का बुधवार रात निधन हो गया। उद्योग और व्यापार जगत में दुनिया भर में अपना परचम लहराने वाले रतन टाटा व्यापार के साथ ही साथ ताउम्र सामाजिक सरोकार और सामाजिक कल्याण के कार्यों से जुड़े रहे। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा की अगुवाई में ही टाटा ग्रुप ने देश की सबसे सस्ती कार लॉन्च की, तो वहीं कर्ज में फंसी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए की कैश डील में खरीदा। बिजनेस में बेहद कामयाब रतन टाटा निजी जिंदगी में बेहद सादगी पसंद थे और मुंबई में एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। 86 साल की उम्र में देश और दुनिया को अलविदा कहने वाले रतन टाटा को खराब स्वास्थ्य के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रतन टाटा के निधन से देश भर में शोक की लहर है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। 1955 से 1962 तक रतन टाटा ने अमेरिका में रहकर आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। रतन टाटा ने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। 1962 में रतन टाटा को टाटा समूह की प्रवर्तक कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज में नौकरी का प्रस्ताव मिला। रतन टाटा 1991 से 28 दिसंबर 2012 को अपनी सेवानिवृत्ति तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल के दौरान समूह का राजस्व कई गुना बढ़ गया, जो 2011-12 में कुल $100 बिलियन से अधिक हो गया। सेवानिवृत्ति के बाद रतन टाटा को टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के मानद चेयरमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया। रतन टाटा भारत और विदेशों में विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे।
रतन टाटा मित्सुबिशी कॉरपोरेशन और जेपी मॉर्गन चेस के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में शामिल रहे। भारत सरकार ने 2008 में रतन टाटा को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1962 में फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के बाद रतन टाटा ने टाटा स्टील में एक मामूली कर्मचारी की तरह अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वे मैनेजमेंट पोजीशन में लगातार आगे बढ़ते गए। 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभालने के बाद उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को नई पहचान दी। 2012 में जब उन्होंने टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ा तो इन 21 सालों में टाटा ग्रुप का मुनाफा 50 गुना बढ़ चुका था। इनमें से ज्यादातर रेवेन्यू जगुआर, लैंड रोवर व्हीकल और टेटली जैसी पॉपुलर टाटा उत्पादों की विदेशों में बिक्री से हुई। रतन टाटा ने टाटा समूह को एक विशाल और वैश्विक ब्रांड बनाया। उनके नेतृत्व में समूह ने न केवल भारतीय बाजार में अपनी पहचान बनाई बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह स्थापित की। रतन टाटा के कुशल नेतृत्व में टाटा समूह ने साल 2000 में टेटली, 2008 में जगुआर लैंड रोवर और 2007 में कोरस जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण किया। ये सभी अधिग्रहण भारतीय उद्योग के लिए सहायक बने क्योंकि टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता हासिल हुई। रतन टाटा ने एक महत्वपूर्ण कदम 2008 में उठाया जब उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया। ये दुनिया की सबसे सस्ती कार मानी जाती है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। ये रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक कार हो। नैनो का विचार उनके दिल से जुड़ा हुआ था और उन्होंने इसे आम आदमी के लिए उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। यह अलग बात है कि नैनो व्यावसायिक रूप से अधिक सफल नहीं हो पाई, लेकिन ये उनके सामाजिक दृष्टिकोण और नवाचार की प्रतीक बनी। रतन टाटा का योगदान सिर्फ उद्योग तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए समर्पित किया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा ने हमेशा सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। उनकी परोपकारिता हर संकट और मुसीबत की घड़ी में देखने को मिली। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए का दान दिया। रतन टाटा ने एग्जीक्यूटिव सेंटर की स्थापना करने के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का दान दिया। उनके इस योगदान ने उन्हें वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाया और उन्होंने एक परोपकारी और दूरदर्शी के रूप में टाटा की विरासत को आगे बढ़ाया। रतन टाटा के पास न सिर्फ कारोबार या बिजनेस को आगे ले जाने का जज्बा था, बल्कि फाइटर प्लेन तक उड़ाने में वे माहिर थे। रतन टाटा एक लाइसेंस प्राप्त पायलट थे। जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक रहा, वे पायलट के रूप में उड़ान भरते रहे। ज्यादातर लोगों को शायद ही पता होगा कि टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा F-16 फाल्कन लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। साल 2007 में उन्होंने 69 साल की उम्र में F-16 फाल्कन फाइटर जेट को उड़ाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। महाराष्ट्र और झारखंड सरकार ने रतन टाटा के निधन पर 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। भारत सरकार ने 2008 में रतन टाटा को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सभी बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और अभिनेताओं ने शोक व्यक्त किया। हर किसी का यही मानना है कि देश के उद्योग जगत का सबसे नायाब रतन यानी रतन टाटा का नहीं होना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वाकई देश के लिए नायाब रत्न थे रतन टाटा और देश के बड़े उद्योगपति सादगी भरे जीवन के पर्याय। देश के विकास में हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहने वाले पद्म भूषण रतन टाटा जी के निधन से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। उनके निधन से राजनीतिक जगत में भी शोक का माहौल है। देश के शीर्ष नेता और मुख्यमंत्रियों ने टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा है, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया
और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है, उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे। जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई। देश का एक अनमोल रत्न के रूप में टाटा ग्रुप को खड़ा किया। ये रतन भी था देश का और शान भी थी देश की। भारत रत्न टाटा जी का निधन सभी देशवासियों के लिए बहुत ही दुखद है और उत्तराखंड वासियों के लिए भी बहुत दुखद समाचार ये उनका जाना है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड में भी टाटा के अनेक प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किए थे, अनेक संस्थान खोले थे। टाटा का जो उनका संस्थान है वो सेवा के क्षेत्र में भी यहाँ पर लगातार काम कर रहा है। नैनो की स्थापना भी उन्हीं के समय में हुई थी। वो एक असाधारण व्यक्तित्व थे। रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं। समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है और लोगों का, आम लोगों का कल्याण कैसे हो, उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं, रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है, स्वाभिमान है। ये सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखद क्षण है। हमारे बीच में स्वर्गीय रतन टाटा नहीं रहे। वो जीवन के सब क्षेत्रों में जहाँ जिए उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है, एक पहचान बनाई है। बाबा महाकाल से कामना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति। तो तमाम हस्तियों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी और हमारी तरफ से भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि। बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबरों की तरफ और बात करेंगे प्रधानमंत्री की लाओस यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस की यात्रा के पहले दिन 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस वर्ष भारत एक्ट ईस्ट नीति का दशक मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सदस्य देश एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी भारत आसियान की सदी है। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनसाई सिपांदोन को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बैठक भारत और आसियान साझेदारी में नए आयाम जोड़ेगी। और 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान डिजिटल बदलाव पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया, जिसमें भारत और आसियान के बीच डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग पर सहमति बनने के साथ ही सदस्य देश फिनटेक सेक्टर में इनोवेशन और सहयोग पर भी सहमति बनी है। भारत आसियान के बीच डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में सहयोग के साथ ही समग्र समझौते के तहत साइबर सिक्योरिटी पर तालमेल पर
सहमति है। भारत और आसियान एक जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम में सहयोग पर सहमति बनाने पर सहमत हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाओ पीडीआर यात्रा में संस्कृति का एक बड़ा मिश्रण देखने को मिला। भारत और लाओ पीडीआर के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सांस्कृतिक आदान प्रदान भी एक पक्ष रहा है। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान लाओ रामायण फा लाक फा लाम का प्रदर्शन देखा। और प्रधानमंत्री की लाओस यात्रा पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक गुरजीत सिंह जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका इस चर्चा में। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपसे लाओस के बारे में और भारत के संबंधों के बारे में बात करूं, उससे पहले आसियान के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा कि आसियान और भारत का जो संबंध है और अब जिस तरह से कि दुनिया में जो चीज़ें, जो मुद्दे प्राथमिकता में आ रहे हैं, प्रायोरिटी में जो चीज़ें हैं, उसमें भारत और आसियान को लेकर प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि जो आने वाला भविष्य है वो भारत और आसियान का ही है और ये जो पार्टनरशिप है ये बहुत बड़ी भूमिका पूरी दुनिया में निभाने वाला है। प्रधानमंत्री के कहने का मुख्य तौर पर आशय क्या था? में जो उनका पॉइंट था वो ये है कि भारत और आसियान ग्लोबल साउथ की शक्तियां हैं और जो भारत ने एक रूट मैप बनाया है उसमें एक साझेदारी अगर आसियान के साथ हम ठीक से कर पाए तो हमारे जो युवा लोग हैं, हमारी दोनों पॉपुलेशन बहुत यंग है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आसियान ज्यादातर चीन की ओर झुकता है, खासकर इकोनॉमिक तौर पे। तो जो हमारा इंडिया आसियान आज डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं उनमें क्लियर रोडवे है कि हम चीन को, आप चीन के साथ जो करना है करिए, हमारे साथ बहुत कुछ है करने को। इसलिए जब उन्होंने कहा कि जो एशियन सेंचुरी है इंडिया और आसियान की सेंचुरी है, उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल चीन की सेंचुरी नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है कि हम उसी के हिस्सेदार हैं और सिर्फ चीन को हम ये जिम्मेवारी नहीं सौंपेंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, यानी कि जो बात आप कह रहे हैं उसी का ये विस्तार है कि इसमें जो है कोई 21वीं सदी में अब कोई यूनिपोलर वर्ल्ड किसी भी मायने में नहीं होने वाला है, चाहे वो आर्थिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर देखें या सामरिक तौर पर देखें या कैसे भी देखें। यूनिपोलर वर्ल्ड अब जो है वो दुनिया उससे बाहर निकल चुकी है और 21वीं सदी में भारत हो, आसियान देश हो, इनकी एक बड़ी भूमिका होने वाली है। आपने जिस तरह से बताया कि भारत और आसियान की पार्टनरशिप का एक बिल्कुल एक अलग अस्तित्व है, एक स्वतंत्र अस्तित्व है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट अस्तित्व है। ऐसे में अभी तक की जो पार्टनरशिप रही है भारत और आसियान के बीच, वो कितनी रही है और आगे संभावना किन किन क्षेत्रों में आपको ज्यादा दिखाई पड़ रही है? इससे एक्ट ईस्ट नीति का खुलासा किया गया प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में। तकरीबन उसी समय ये चीन और आसियान के संबंध बिगड़ रहे थे। तो ये पिछले दशक में जहां एक तरफ हम एक्ट ईस्ट नीति बढ़ा रहे थे, उधर चीन अपने जो आक्रामक रूप है वो आसियान को दिखा रहा। अब आसियान के जो रिएक्शन होते हैं थोड़े स्लो होते हैं और वो वेट करते हैं कि 10 के 10 देश एक प्रकार कंसेंसस बना लें। लेकिन चीन की जो नीतियां हैं वो सारे देशों के ऊपर लागू नहीं होती हैं, 4.5 देशों पे लागू होती हैं। उनमें सारे देश भी चीन के अवहेलना करने को तैयार नहीं है। फिलीपींस उनसे
सामना करने को तैयार है। तो भारत ने इसलिए बताया है कि हम तो शांतिपूर्वक है। प्रधानमंत्री की स्पीच में ये था, हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो फंक्शनल कोऑपरेशन करते हैं, आप वो आक्रामक रूप के जैसे आपको निपटना है निपटिए, हम हमारे आपके साथ हैं, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी के लिए हमारी साझेदारी सबसे जरूरी कदम मिलाने चाहिए। बिल्कुल, आगे भी हम आपसे ज़रूर इस पर चर्चा जारी रखेंगे। एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो प्रधानमंत्री की यात्रा के और तमाम पहलुओं पर आपसे मैं ज़रूर जानकारी लूँगा। फिलहाल बने रहिएगा हमारे साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वागत है। ब्रेक के बाद हमारे साथ एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी बने हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाओस यात्रा पर, जो भारत और आसियान बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। गुरजीत सिंह जी, एक बात और जो प्रधानमंत्री ने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि पिछले 10 सालों में अगर हमारे व्यापार के डेटा को देखा जाए, भारत और आसियान के व्यापार का डेटा जो है वो लगभग 2 गुना हो गया है और $130 बिलियन से ये ज़्यादा हो चुका है। आगे जो भारत और लाओस के बीच व्यापार की संभावना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आजकल हम देखते हैं कि ये तमाम, चाहे वो फिनटेक है, तमाम तरह के जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के फिर ग्रीन एनर्जी है, इस तरह की कोई पार्टनरशिप जो कि जो अपकमिंग सेक्टर्स हैं या सेमीकंडक्टर है, उसमें किसी तरह की पार्टनरशिप भारत और आसियान के बीच किस तरह की हो सकती है आगे चलकर? ने एक काम मुद्दा उठाया कि हमारी जो ट्रेड है कई बंदिशों के बावजूद दुगनी हो गई है। अब अगर आप निवेश को भी देखें तो हमारा निवेश आसियान में और आसियान का निवेश भारत में वो भी बहुत बढ़ चुका है। तो इसलिए हमारी इकोनॉमीज काफी कॉम्प्लीमेंट्री हो चुकी है। अब जो IT का है, तो हमारा FTA, उसका रिव्यू चल रहा है और जैसे हमारे डॉक्यूमेंट में कहा गया कि अगले साल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो ठीक तरीके से होता है तो जिसको रीजनल वैल्यू चेन्स है वो और बनेंगी। तो वो अगर रीजनल वैल्यू चेन बनती है तो मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजिटल सेक्टर में कॉम्प्लीमेंटारिटी और एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी, मैं लौटता हूं आपके पास। अभी इस पर मैं चर्चा पूरी करूंगा आपके साथ ज़रूर, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास कुछ तस्वीरें आ रही हैं, ताज़ा तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की है, द्विपक्षीय मुलाकात। अपनी लाओस यात्रा के दौरान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात की तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की लाओस यात्रा पर हैं। भारत और आसियान जो बैठक है उसमें हिस्सा तो ले ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर तमाम द्विपक्षीय मुलाकातें कर रहे हैं और उसी सिलसिले में जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात की तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच भी जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है। ज़रूर इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने इस चीज़ को लेकर चर्चा की होगी और ज़रूर इस तरह की बातें भी हुई होंगी। तो ये द्विपक्षीय मुलाकातों के सिलसिले में भारत और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस की यात्रा पर और इस दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच ये द्विपक्षीय मुलाकात की तस्वीरें, द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीरें
दोनों देशों के बीच। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के यात्रा पर हैं, तो इस दौरान कई देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातें हो रही, द्विपक्षीय वार्ता हो रही हैं। और उसी सिलसिले में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री ने ये द्विपक्षीय मुलाकात की है। और इस मुलाकात के दौरान भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद हैं और एक प्रतिनिधिमंडल भी दोनों तरफ से, यानी भारत की तरफ से भी प्रतिनिधिमंडल और न्यूजीलैंड की तरफ से भी एक प्रतिनिधिमंडल इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान वहाँ पर मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिनों की ये यात्रा है लाओस की, और इन्हीं 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का काफ़ी पावर पैक्ड प्रोग्राम है, जिसमें लाओस में भारतीय समुदाय से मुलाकात से लेकर के लाओस के साथ जो द्विपक्षीय कार्यक्रम है वो तो हैं ही। भारत और आसियान के बैठक में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया, संबोधित किया, और तमाम द्विपक्षीय मुलाकातें हैं तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, और उन्हीं में से न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकातों की तस्वीरें, द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीरें आप इस समय अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो भारत जो है द्विपक्षीय संबंधों के मामले में, भारत और न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय संबंध जो हैं वो भी काफ़ी मधुर हैं। दोनों देशों के बीच कई तरह की पार्टनरशिप है। इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हालांकि इसका जो डिटेल है वो आगे चलकर ज़रूर आएगा, लेकिन अभी हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ हुई है, इस दौरान आपसी सहयोग के तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे और हमारे साथ एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी बने हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की लाओस यात्रा पर। आप अपनी बात पूरी कीजिए। और ज़रूर इसमें एक बात और जोड़ूंगा कि भारत जो है एक्ट ईस्ट के 10 साल पूरे हो रहे हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो भारत की है, पहले लुक ईस्ट कही जाती थी कि पूरब की तरफ देखो, और पिछले 10 सालों में हमने देखा कि एक्ट ईस्ट, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, कि सिर्फ देखना नहीं है बल्कि उस तरफ में हमें संबंधों को लेकर काम करना है। और उसका प्रतिफल यह है कि पिछले 10 साल में आसियान के साथ व्यापार 2 गुना हो गया है और $130 अरब तक पहुंच गया है। ये एक्ट ईस्ट नीति का 10 साल कितना महत्वपूर्ण। धन्यवाद। पहले मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं, जो आपने तस्वीरें दिखाई, जरूर ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं, तो ये एक मौका होता है EAS में और इस समिट्स के आसपास के कई नेताओं से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो जाती है जहां एक दूसरे के देश में अभी तक नहीं जा पाते। तो देखिए इस बारी ये नए हैं, जापान के प्रधानमंत्री नए हैं, और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री भी नए, प्रेसिडेंट नए होते लेकिन वो आए नहीं है, और थाईलैंड की प्रधानमंत्री नहीं है। तो ये एक मौका मिलता है जल्दी जल्दी मिलने का विदाउट बायलैटरल समिट्स। तो आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो द्विपक्षीय मुलाकातें होती हैं उसमें कई बार जो पहला परिचय होता है आमने सामने का, वो करने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल, और ये बड़ा अच्छा रहता है कि जल्दी जल्दी विदाउट टू मच प्रोटोकॉल जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं। तो ये बड़ी इफेक्टिव वर्किंग मीटिंग होती है। बिल्कुल, और आगे चल करके कई बार जो है अच्छी केमिस्ट्री भी बनती है इसको, मतलब दो बड़े नेताओं के बीच। ठीक है, अब आपने पूछा एक्ट ईस्ट के बारे में। जी, एक्ट ईस्ट का खुलासा प्रधानमंत्री ने 2014 में किया। उस समय आसियान अपनी नई कम्युनिटीज बनाने में रेडी था। 2015 में 3 नई कम्युनिटीज, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, सोशियो कल्चरल कम्युनिटी और इकोनॉमिक कम्युनिटी का ऐलान किया जी। अब भारत ने इन तीनों कम्युनिटीज के साथ एक्ट ईस्ट के दायरे से संबंध आगे बढ़ाए। जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो ज्यादातर इकोनॉमिक स्तर पे काम होता था, लेकिन अब इसके दायरे में तीनों जो पिलर्स हैं उनके ऊपर काम हुआ है, खासकर स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल के ऊपर तो बहुत ही हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर हमारी एक जॉइंट स्टेटमेंट है, और हमारी इनफॉर्मल मीटिंग हुई रक्षा मंत्री की 2022 में, और एक मैरीटाइम एक्सरसाइज भी हुई भारत और, तो चीजें काफी आगे बढ़ गई। और जिसको हम सोशियो कल्चरल कहते हैं वो केवल रामायण और महाभारत नहीं है। ये जब पूरा डिजिटल इंटरफेस की बात करते हैं,
एआई की बात करते हैं, ये इकोनॉमिक पिलर में नहीं आता, ये आता है सोशियो कल्चरल पिलर। और इस पे हम बहुत चीजें करते हैं। और अभी जो हमारा स्टेटमेंट आज निकला है, प्रधानमंत्री ने 10 पॉइंट्स दिए भारत आसियान को आगे बढ़ाने के। उसमें देखिए टूरिज्म है, जिसके लिए भारत $5 मिलियन आगे करेगा। एक नया हेल्थ मिनिस्टर फोरम है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर फोकस करने का। और तीसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट को देखने के लिए भी भारत $5 मिलियन आगे रखेगा। ये तीनों चीजें सोशियो कल्चरल कम्युनिटी का हिस्सा है। इसलिए मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी मल्टीपल पिलर बन चुकी है इस समय, और पूरा A to Z में आसियान के साथ काम कर। अब ज़रूर आपसे लाओस के साथ जो भारत के द्विपक्षीय संबंध रहे हैं, जो इतिहास रहा है, जो वर्तमान है, आगे जो संभावना है इस यात्रा के दौरान लाओस के साथ, क्योंकि लाओस के प्रधानमंत्री के विशेष बुलावे पर प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। लाओस इस बार भारत आसियान जो बैठक है उसकी मेज़बानी कर रहा है। इस दौरान भारत और लाओस के बीच द्विपक्षीय मुलाकात, द्विपक्षीय वार्ता में कुछ विशेष, कुछ खास होने की उम्मीद आप देख रहे हैं? लाओस ऐसा देश है जहां पर बायलैटरल विजिट बहुत कम होती है, क्योंकि कोई संबंध इतने गहरे नहीं है। तो लाओस के लिए तो हर 10 वर्ष में उसको एक मौका मिलता है आसियान का चेयरमैन बनने का। जिस पीरियड में ईस्ट एशिया समिट वगैरह वो चेयर करते हैं, तो उनके सारे मित्र देश वहां आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अब गए हैं। तो ये एक बड़ा मौका होता है लाओस के साथ बायलैटरल रिलेशन को भी आगे बढ़ा। अब लाओस का जो हमारे साथ ट्रेड है वो पूरे 10 देशों के अंदर सबसे छोटा है, $1 बिलियन भी नहीं। तो उसको कैसे बढ़ाया जाए ये लोग सोचते रहते हैं। दूसरी बात है कि जो विकास है लाओस का, उसमें भारत ने बहुत अपना हाथ दिखाया है कि इनको हम CLMV कहते हैं, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। इन देशों में भारत ने इंटीग्रेटिंग आसियान, नैरोइंग द डेवलपमेंट गैप्स के अंतर्गत IT सेंटर, एजुकेशन सेंटर, वोकेशनल सेंटर, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, कई चीजें वहां खोली हैं जिनमें उनके युवा पीढ़ी को बहुत स्किल डेवलपमेंट का फायदा हुआ। तो हमारा एक डेवलपमेंट पार्टनरशिप लाओस के साथ बहुत अच्छा है। और जो कल्चरल रिलेशनशिप उनके साथ, आपने रामायण वहां भी देखी, वो भी बहुत ही पुराना है, बौद्ध धर्म के रिश्ते हैं। उनको अब आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये हम इंडिया आसियान के माध्यम से उनके साथ बढ़ाएंगे। क्योंकि जैसे उन्हें बात की गई कि हमारा यूनिवर्सिटी नेटवर्क है, थिंक टैंक नेटवर्क है, इसके दायरे में लाओस के साथ संबंध और गहरे किए जाए। जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि जो सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों के बीच में है, भारत और लाओ PDR के बीच में, चाहे भगवान राम को लेकर के वहाँ पर जो मान्यता है वो हो, या फिर जो बौद्ध संस्कृति है, बौद्ध सभ्यता, उसको लेकर के जो दोनों देशों में एक रूपता है वो हो, आपको लगता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा संभावना है दोनों देशों में जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, या फिर उसके माध्यम से और भी संबंधों को बढ़ाने की संभावना अभी काफ़ी ज़्यादा, उसके द्वार काफ़ी खुले हुए हैं भविष्य के लिए? लाओस एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और जब इंडो चाइना में युद्ध हुआ उसकी बर्बादी बहुत हुई, तो उसको निकलने में काफी समय लगा। इसलिए लाओस कंबोडिया से पहले बस सेकंड लास्ट एंट्रेंट था आसियान में, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट बहुत पीछे थी। अब उसमें भारत ने कुछ योगदान दिया है, लेकिन लाओस एक देश है जो चीन से बॉर्डर रखता है, तो चीन का योगदान वहां बहुत नजर आता है। लेकिन अब लाओस की जो मंशा है वो खुल रही है, केवल चीन ही नहीं, वो सबके साथ संबंध गहरे करना चाहता है। इसलिए भारत की जो संस्कृति है वो एक अच्छा माध्यम है जिससे हम पीपल टू पीपल रिलेशनशिप आगे बढ़ाए, और सोशियो कल्चरल पिलर के कई जो पहलू हैं उनमें हम लाओस के साथ अपनी क्षमता बढ़ाएं और उनको फायदा कराएं। बिल्कुल। और अगर जिक्र करें कि जिस तरह से कि आसियान देश जो हैं
वो एशियन टाइगर्स के तौर पर उभर करके सामने आए। कई देश, दक्षिण कोरिया की बात कर लें, मलेशिया की बात कर लें, वो सिंगापुर एशियन टाइगर्स के तौर पर उभर करके आए। उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लाओस जो है वो शायद इन एशियन टाइगर्स देशों की तरह जितना विकास लाओस को करना चाहिए था वो उसका उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, और अब भारत और लाओस के बीच अगर पार्टनरशिप हो और ज़्यादा पार्टनरशिप बढ़े तो लाओस का भी विकास होगा और भारत का भी आपसी फायदा, विन विन सिचुएशन दोनों देशों के लिए। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम 4 आसियान के देश हैं जो एलडीसी में आते हैं। सर, वियतनाम की देखिए कितनी तरक्की कर गया, तो इसका मतलब लाओस में भी पोटेंशियल है। लाओस को भी ऐसी नीतियां माननी चाहिए कि भारत के जो निवेश करने वाली कंपनियां हैं उनको लगे कि हमारा वेलकम है। तो कहीं पर ये गैप है। हमने $1 बिलियन की एलओसी सीएलएमबी को ऑफर की हुई है कि आपकी हम कनेक्टिविटी बढ़ाएं, लेकिन लाओस उन चीजों का फायदा नहीं उठा सका है। कुछ पानी के सेक्टर में प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट खासकर प्राइवेट सेक्टर में नहीं हुए हैं, और इसमें लाओस के पास गुंजाइश है और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। बिल्कुल, ये अवसर लाओस के लिए ज़रूर है, और ये कुछ चीज़ें तो जैसे कहते हैं कि तस्वीरें भी बोलती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से वहाँ पर लाओ पीडीआर में स्वागत किया गया है, जिस तरह वहाँ पर भारतीय समुदाय जो हैं उनमें उत्साह है, इससे भी कुछ संकेत, कुछ पता चलता है कि दोनों देशों के बीच आगे चल कर के जो संबंध हैं उसकी मजबूती की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है, और भारत और लाओस दोनों उस दिशा में अब सोच रहे हैं। ख्याल में तो ये जाहिर है, क्योंकि जो लाओस की नई लीडरशिप है वो अपने और पड़ोसी देशों से और आसियान के पार्टनर देशों से संबंध बढ़ाना चाहती है। तो ये एक वो देश है जहां पर बायलैटरली हमारे रिलेशनशिप इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन हमारी जो आसियान के साथ रिलेशनशिप है वो इस रिलेशनशिप को 4 पहिए लगा सकते हैं। तो हमें इस रिलेशनशिप को आसियान के जरिए से देखकर इसको आगे बढ़ाना। और अगर लाओस में जो इंडियन डायस्पोरा है सर, इंडियन डायस्पोरा की अगर बात करें तो वो क्या कितना सा है, और किस तरह के लोग वहाँ पर भारतीय मूल के लोग हैं जो इंडियन डायस्पोरा के हैं वहाँ पर? आज जो मैंने तस्वीरें देखी मैं थोड़ा अचंभित रह गया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि अब वहाँ पर इतने भारतीय आ गए। तो जो मैं कह रहा था कि वहाँ पर अवसर मिल रहे हैं, तो ये जो भारत के नागरिक वहाँ जाते हैं ये ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। ये अगर वहाँ नजर आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि वहाँ पर प्रोजेक्ट, भारत की प्रोजेक्ट या भारत कंपनियों के प्रोजेक्ट अब वहां पर चल रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे लोग नजर आ रहे हैं इतनी तादाद में। तो उनके लिए भी एक बड़ा रोचक है कि देखो प्रधानमंत्री को मिलने का अवसर मिल गया। उनके चेहरे पे देखिए कितनी खुशी नजर आ रही है। बिल्कुल, तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है वो। भारत और लाओस के रिलेशन में लाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरजीत सिंह जी जुड़ने के लिए, और प्रधानमंत्री की लाओस यात्रा, लाओ पीडीआर की यात्रा के बारे में बताने के लिए विस्तार से बहुत बहुत शुक्रिया आपका डीडी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। कैबिनेट के बड़े फैसलों की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 80 करोड़ नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए 17,082 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। ये धनराशि सभी योजनाओं के तहत मजबूत चावल की आपूर्ति के लिए है, और इसके साथ ही इस बैठक में सीमा सुरक्षा को लेकर सड़क निर्माण का भी कल फैसला लिया गया था। कैबिनेट ने सीमाओं के
करीब इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए भी एक योजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क तैयार किया जाएगा। राजस्थान में मोदी सरकार की कैबिनेट के इन फैसलों का आम लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया है और मोदी सरकार के कामकाज को बेहतर और विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। मोदी जी का कैबिनेट का जो ये फैसला है, बड़ा क्रांतिकारी फैसला होने वाला है आने वाले समय के लिए और वर्तमान समय के लिए, क्योंकि ये नया भारत है और भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। और मुझे नहीं लगता अगर ये फैसला नहीं होता तो शायद बन पाता, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा मिलने वाला है तो हमारे भारत को और हमारे भारत की युवा पीढ़ी को मिलने वाला है। जब सड़कें बन जाएंगी, स्टेट हाईवेज़ बन जाएंगे, तो हमारी सेना भी मजबूत होगी और सेना की मजबूती के साथ साथ आम जनता भी अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए और विकास के लिए अच्छा ध्यान रख पाएगी। अच्छा डिसीजन है। इससे हॉस्पिटैलिटी तो सबसे अच्छी सुदृढ़ होगी। जिनको हॉस्पिटल के लिए इधर से उधर जाना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, रोड्स बड़ी ख़राब थी, और वैसे भी मोदी सरकार के अंदर रोड्स का बहुत अच्छा काम हुआ है, नेशनल हाईवेज़ भी बहुत अच्छे बने और ये बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया है। और इससे ये बॉर्डर एरिया को भी सिक्योर होने के लिए रहेगा, टूरिज़्म भी बढ़ेगा, इससे हॉस्पिटैलिटी बढ़ेगी, इससे हर तरीके की सुविधाएं बढ़ेगी। मैं सोचता हूं कि ये इससे बढ़िया डिसीजन कुछ हो नहीं सकता था। शायद बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इस कैबिनेट ने। जितनी भी मोदी जी के द्वारा पिछले 10 साल में क्रियान्वित हुई, उसमें सबका ही एक डायरेक्ट इनडायरेक्टली बेनिफिट सभी को मिला। और तो ये तमाम लोग दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं कैबिनेट के फैसलों का, और उन्हीं में से एक फैसला ये भी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के आगे बढ़ने पर लोगों में ज़बरदस्त खुशी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो निःशुल्क राशन मिल रहा है, जो गरीबों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। इस योजना के आगे बढ़ने पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। बाट वितरित होता है वो हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि जिसके पास खेती पाती नहीं है उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। हम लोग श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और उनसे यही कामना करते हैं कि हम लोगों के लिए ऐसी योजनाएं चलाते रहें। गरीबों का यही फ़ायदा हो रहा है कि गल्ला मिल रहा है, हम लोग पा रहे हैं खाने के लिए। मोदी जी के नाम से मिलता है हम लोग को गल्ला। जिस गरीबों के पास खेत पात नहीं था वो बहुत खुश हैं, हर चीज़ गल्ला मिलता रहेगा। मोदी जी गल्ला बढ़ा दिया सन 2028 तक। हम लोग मोदी जी को धन्यवाद कहते हैं। और देश के दूर दराज के इलाकों में आवागमन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में भारतीय रेल भी लगातार प्रयासरत है। और इसी क्रम में गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन की शुरुआत से अब कोलकाता जाने वाले हजारों लोगों को फायदा होगा, जो रोजाना व्यापार और रोजगार के लिए कोलकाता जाते थे या फिर इलाज, पढ़ाई या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए रोजाना आवागमन करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस ट्रेन से साहिबगंज से हावड़ा की 350 किलोमीटर की दूरी अब सिर्फ 7 घंटे में ही पूरी होगी, और वो भी महज 125 रुपये में। वहीं दिल्ली के आनंद विहार से चलने वाली अगरतला राजधानी एक्सप्रेस के साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर ठहराव को गोड्डा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने हरी झंडी दिखाकर उसका भी शुभारंभ किया। पहले इस ट्रेन का ठहराव झारखंड में कहीं भी नहीं था, लेकिन अब साहिबगंज में इसके ठहराव से न सिर्फ साहिबगंज बल्कि गोड्डा, भागलपुर, पाकुड़ जिला के लोगों को भी दिल्ली या फिर त्रिपुरा के लिए बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिल पाएगी। साहिबगंज के सभी निवासियों को और साहिबगंज से हावड़ा के रास्ते में आने वाले जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, जितने भी कस्बे हैं, उन सब के निवासियों को भी मैं आज बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मात्र 125 रुपये में साहिबगंज से हावड़ा एक साधारण नागरिक हमारा पहुंच पाएगा। संथाल परगना का बहुत बड़ा इतिहास, लंबा इतिहास, हमारे स्वाधीनता की लड़ाई में संथाल परगना ने एक बड़ा जोरदार, एक बहुत ही बड़ा इसमें योगदान दिया है।
अगली खबर, केंद्र सरकार ने इस त्योहारी समय में राज्यों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,78,173 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। राज्यों को सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्य सरकारों को ये कर हस्तांतरण जारी किया। राज्यों में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश को 31,962 करोड़ रुपए और बिहार को 17,921 करोड़ रुपए जारी किए गए, तो वहीं मध्य प्रदेश को 13,987 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 11,255 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 13,404 करोड़ रुपए जारी किए गए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये धनराशि आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए और राज्यों को सक्षम बनाने के लिए जारी की गई है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे आपकी रुचि की एक बड़ी खबर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि हमने बताया था कि आपकी रुचि की खबर, अगर आपको फिल्म जगत में रुचि है, मनोरंजन जगत से जुड़े हैं या फिर आप मीडिया में काम करते हैं तो ज़रा गौर से सुनिए। आपके काम की खबर भारत के मीडिया और मनोरंजन यानी M&E उद्योग को और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए होने जा रहा है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, इस समिट में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस समिट के बारे में इस रिपोर्ट के जरिए। बदलते नेचर ऑफ जॉब्स के साथ देश में हो रहा है नए सेक्टर्स का उभार। गेमिंग, एनिमेशन, रील मेकिंग हो या पोस्टर डिजाइनिंग, म्यूजिक से जुड़े हैं या कम्युनिटी रेडियो का हिस्सा हैं आपके लिए तमाम अवसर एक ही मंच पर होंगे उपलब्ध, क्योंकि क्रिएट इन इंडिया थीम के साथ देश में आयोजित होने जा रहा है वेव्स 2025। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहाँ तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इस आयोजन में कई सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं जो इन चैलेंजेस को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। वेव्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन भारत में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए सरकार का एक बेहतरीन प्रयास है। 5 से 9 फरवरी 2025 में होने वाले इस समिट में मीडिया और मनोरंजन जगत के इंडस्ट्री लीडर, स्टेक होल्डर और इनोवेटर एक साथ आएंगे और इस क्षेत्र की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही भारत में व्यापार को बढ़ावा देने और मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के भविष्य को बेहतर करने के लिए मंथन होगा। वैश्विक परिदृश्य में देखें तो भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में प्रमुख उपभोक्ता और क्रिएटर है। वेव्स इस वाइब्रेंट इंडस्ट्री और इसकी अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करने का एक शानदार मंच है। इस समिट के जरिए भारतीय और वैश्विक हितधारकों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होगा, संवाद और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे M&E वर्ल्ड में नवाचार और विविधता बढ़ेगी। वेव्स भारतीय M&E उद्योग के भीतर रोजगार सृजन, कौशल विकास और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देता है। ये क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स की अगली पीढ़ी को एम्पावर करता है, सशक्त बनाता है। नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उद्योग और इसकी युवा प्रतिभा के भीतर उद्यमशीलता की भावना को प्रेरित करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। वेव्स के तहत 13 श्रेणियों में 25 चैलेंज रखे गए हैं। इनमें एनिमेशन, गेमिंग, जनरेटिव AI, प्रसारण, रेडियो, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएटर्स, फिल्म, संगीत, उभरती हुई प्रौद्योगिकी जैसी श्रेणियां शामिल हैं।
यंग फिल्म मेकर्स के लिए भी इस समिट में सीखने के लिए कई मौके हैं। समिट में शामिल होकर आप प्रसारण और इंफोटेनमेंट से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में भी जान सकते हैं। चैलेंज में सेलेक्ट होने पर इंडस्ट्री के मास्टर्स से मार्गदर्शन पाने का आपको मौका मिल सकता है। सभी यंग फिल्म मेकर्स, यंग या ओल्ड, सभी आगे आइए और वेव समिट का हिस्सा बनिए। वेव समिट 2025 ये एक मौका है। मेक इन इंडिया के बाद क्रिएटिव इंडिया। आगे बढ़िए, हाथ मिलाइए, देश को आगे लेके चलिए और खुद भी आगे बढ़िए। एनिमेशन और गेमिंग से लेकर संगीत और उभरती तकनीकी तक इन चुनौतियों में प्रतिभागियों को नए आयामों को तलाशने और अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका है। अनुभवी पेशेवरों से लेकर उत्साही शौकीनों तक वेव सभी को इस असाधारण यात्रा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है, जहां रचनात्मकता को अवसर मिलता है और मनोरंजन का भविष्य आकार लेता है। जी, तो अगर आपको भी रुचि हो तो आप जरूर इस अवसर का फायदा उठाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेली मानस ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में वीडियो कॉल के जरिए लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अभी कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में ये सुविधा शुरू की गई है और जल्द ही इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले टेली मानस पर ऑडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध थी। हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का थीम है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय है। तो पेश है ये खास रिपोर्ट। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। निदा फाजली की इन पंक्तियों से हम सब कहीं ना कहीं और कभी ना कभी गुजरते हैं। इन्हीं समस्या से निजात पाने के लिए ठीक 2 साल पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेली मानस सुविधा की शुरुआत की थी। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या और उसके समाधान के लिए एक प्लेटफॉर्म जहां लोग विशेषज्ञों से परामर्श ले सकते हैं। 20 भाषाओं में उपलब्ध टेली मानस में अब एक नई सुविधा शुरू की गई है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर टेली मानस का ऐप लॉन्च किया गया है, जहां लोग 24 घंटे वीडियो कॉल के जरिए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह ले सकते हैं। अभी कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में ये सुविधा शुरू की गई है। अब वो वीडियो कॉल की व्यवस्था हो गई है। जब वो काउंसलर से कनेक्ट करेंगे और काउंसलर को अगर लगता है कि इनकी परेशानी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो जो स्पेशलिस्ट है साइकेट्रिस्ट से कनेक्ट करने से पहले कंसेंट लेंगे उस व्यक्ति की और उसके बाद उनका वीडियो कॉल करके सीधे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे उनको कनेक्ट कराएंगे, ताकि वो उनकी स्थिति जानने के साथ साथ उनको देखकर समझ सकें कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यशाला में विशेषज्ञों ने कहा कि लोग अपना ज्यादातर समय कार्यस्थल पर गुजारते हैं। काम के ज्यादा घंटे होना, मानसिक तनाव, जॉब में असुरक्षा की भावना और पारिवारिक समस्या के साथ कार्यस्थल पर तालमेल न बिठाना कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य समस्या का कारण बनता है। People who find it difficult to cope with stress, people who are very stressed at work, they may actually have more depression and anxiety because of work-related issues. Also, balancing work and personal life can also be a challenge. And workplace issues like the hours of work, the kind of stress, the kind of support that we get, and the kind of engagement of the workers, all of this is very important. So we need to focus on company policies. We also need to focus on programs which promote mental health. आप भी अगर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी समस्या से पीड़ित हैं तो 14416 पर कॉल करके परामर्श ले सकते हैं। अगर आप किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे तो टेली मानस है ना आपका दोस्त, हर पल आपके साथ, जहां आप कर सकते हैं अपने मन की बात। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।
बढ़ते अगले खबर की तरफ। एनआईटी कुरुक्षेत्र का 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव शुरू हो गया है। 13 अक्टूबर तक चलने वाले इस उत्सव के उद्घाटन पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शत्रुजीत ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें एनआईटी कुरुक्षेत्र में आकर अत्यंत खुशी हो रही है। उन्होंने इस अवसर पर छात्रों के साथ अपने छात्र जीवन के कुछ रोचक अनुभव भी साझा किए। Field wisely, and once if you do that, then you will never feel tired. If you're passionate about something, you do it, you never feel tired, and you love it, and never feel any stress, no headaches. So this is the time, and depending upon your own strengths, one doesn't have to choose, one doesn't have to follow your peers or your friends. You just select based on your individual strengths and weakness, if I may say so. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।